नमस्कार बालकों। आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं और यह पेपर में बहुत ही उपयोगी होते हैं। बच्चा सीटी, टीटी जो एग्जाम देते हैं उनमें ग्रामर आती है, व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण। उसमें बच्चे कुछ चीजों को नजरअंदाज करें, ध्यान से देखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं है। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ये चीज हम आपको बता रहे हैं कि पहला हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताए थे वर्णमाला में, पूरी वर्णमाला बताई थी आपको। वर्णमाला कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, सब बताया था आपको। और उसमें हमने पूरी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया था। एक किया था हमने स्वर और दूसरा किया था उसे हमने व्यंजन में। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हमने उन व्यंजनों को विभाजित किया था। व्यंजनों को विभाजित किया था हमने स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन के बाद हमने अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन में उन्हें विभाजित किया था। और स्वरों को हमने विभाजित किया था अनुस्वार जो होते हैं, अनुस्वार में अंग आती है और अह विसर्ग होता है। और छोटी अंग को अनुस्वार कहते हैं, बड़ी अंग को विसर्ग कहते हैं। और जब ये दोनों को हम सरल भाषा में बोले तो इन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। छोटी अंग बड़ी अंग को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, और हम इसको जो हमने स्वर बताए थे, स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वरों को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो हमने किया था ह्रस्व स्वर, ये 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। ठीक है, और हमने दीर्घ स्वर में विभाजित किया था स्वरों को, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में विभाजित किया। दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है, जिनमें ये 4 निकाल दो, जो बचते हैं 11 स्वरों में वो 7 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। हमने उसमें अभी बताया था कि ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये कैसे बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है, इनका नाम क्या होता है, ये हमने उसमें भी बताया था। लेकिन आपको फिर हम दोबारा से बता देते हैं कि अब हम इनके वर्गों के जो व्यंजन है इनके ही हमने विभाजन किए हैं। 8 वर्गों में इनको विभाजित किया है व्यंजनों को। ठीक है, तो इन व्यंजनों को हम बता रहे हैं आपको कि ये जो है व्यंजन, इनके कौन कौन से स्थान है। ये पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन के बारे में हम बताते हैं आपको। तो हमने इसको 5 भागों में विभाजित किया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, इनको 5 भागों में विभाजित किया। कवर्ग में कौन कौन से आते हैं? कवर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, या। ठीक है, कवर्ग में ये 5 वर्ग आते हैं, वर्ण आते हैं का, खा, गा, घा, या। ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ये गले से बोले जाते हैं और इनका नाम है कंठ। ठीक है, और ये चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छ, जा, झा, या। यहाँ तक ही आते हैं, चा, छ, यहाँ तक ही इस चवर्ग में आती है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 और जोड़ दिए हमने, या और शा। ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं तालु से। ठीक है, जीभ हमारी किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है, तब ये शब्द बोले जाते हैं। अब इसको बोल के आप देखोगे तो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करेगी, चा, छ, जा, झा, या और या, शा। शा बोलने में भी और या और शा बोलने में भी हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है। इसका नाम है, उच्चारण स्थान हो गया इसका तालु और इसका नाम हो गया तालव्य। ठीक है, अब बात करते हैं टवर्ग की। ठीक है, टवर्ग में भी टा, ठा, डा, ढा, णा, ये इतने 5 वर्ण आते हैं टवर्ग में भी। तो और इनमें हमने 2 वर्ण और जोड़ दिए हैं। ये कौन से वर्ण है? रा और शा। ठीक है, ये मूर्धा। मूर्धा मतलब जो हमारे मसूड़े के ऊपर जो खुरदरी जगह होती है ना, जिसको छत बोलते हैं, उसे मूर्धा कहते हैं। तो उससे अगर हमारी जीभ स्पर्श करती है तो वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है, इसको इसका नाम हो गया मूर्धन्य। ठीक है, प्रश्न अगर आ जाता है कि जो जीभ स्पर्श हमारी करती है टा, ठा, डा, ढा, ढा को बोलने में, तो वो कौन सी जगह स्पर्श करती है? मूर्धा को, और इसका नाम क्या है? मूर्धन्य। ठीक है, और इसमें रा और शा भी शामिल है जो हमारी मूर्धा को स्पर्श करता है। सवर्ग, अगर वर्ग ही पूछे जाए तो हम यहीं तक लिखेंगे, है ना, 5 वर्ड ही आते हैं। ये हमने अलग से जोड़े हैं क्योंकि ये भी ऐसे ही बोले जाते हैं। सवर्ग में कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा, ना।
ठीक है, ता था दा धा न, ये 5 वर्ण हमारे सवर्ग में आते हैं। इसमें हमने ला और सा और जोड़ दिया। ये भी कैसे बोला जाता है, जब जीभ हमारी दांत को स्पर्श करती है, दंत को स्पर्श करती है, तो उस उच्चारण स्थान को बोलते हैं दंत। ठीक है, जब हम बोलते हैं ता था दा धा ना ला सा, तो हमारी जीभ किसको स्पर्श कर रही है, दांत को स्पर्श कर रही है, इसको इसको बोलेंगे दंत। उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत। नाम क्या हो गया इसका, दंत्य। ठीक है, अब आता है पवर्ग। पवर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, तो इसको बोलते हैं पा फा वा भा मा। ठीक है, ये पा फा वा मा कैसे बोले जाते हैं, ओष्ठ, होठों के द्वारा बोले जा रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, इसको बोले ओष्ठ। ठीक है, अब ये वा कैसे बोला जाता है, वा बोला जाता है हमारा दांत और होठ, दांत और होठ से वा बोलते हैं, तो हमारी जीभ दांत और होठ को स्पर्श करती है, इसलिए इसको इसका उच्चारण स्थान है दांत प्लस होठ, दंतोष्ठ। ठीक है, अब इसका दूसरा आता है जो हमने वर्ण विभाजित किए हैं, व्यंजन विभाजित किए हैं। एक तो हमने स्पर्श व्यंजन बता दिया आपको, ये सारे कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और हमने यही बता दिया इनका उच्चारण स्थान क्या है और इनके नाम क्या है। अब ये बात आती है इसकी स्पर्श संघर्षी। अब स्पर्श संघर्षी क्यों बोलते हैं इसको, कि जीभ हमारी रगड़ के, मुंह से जब हवा निकलती है वो रगड़ के निकलती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं चा छा जा झा, तो थोड़ा हमारी जीभ इसमें रगड़ के हवा निकल रही है। ठीक है, जीभ जब हमारी तालू से चिपकती है, उससे तालू से हमारी चिपक रही है, तो थोड़ा उसे नीचे आने में देरी लग रही है। ठीक है, जल्दी से नहीं आ रही है वो नीचे, तो जो हवा निकल रही है वो थोड़ी रगड़ के निकल रही है, तो ये इसको बोलेंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श तो कर रही है लेकिन थोड़ा घर्षण करके हवा निकल रही है, इसीलिए इसे बोलेंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा छा जा झा। अब आती है बात संघर्षी, नंबर 3 संघर्षी। संघर्षी में ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, संघर्षी में कौन से व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन। इसमें बोलने में जो गर्म हवा निकलती है, रगड़ के जो गर्म हवा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखो इसमें आते हैं श श स ह, और ये नुक्ता वाले फा और जा, ये भी ऊष्म व्यंजन में ही आते हैं, क्योंकि इनको बोलने में भी हवा रगड़ के ही निकल रही है। ठीक है, जैसे अब इसमें जैसे फिल्म, ठीक है, जमीन, तो जा थोड़ा रगड़ के, फा थोड़ा रगड़ के आवाज निकल रही है, हवा निकल रही है मुंह से, तो इसलिए ये भी ऊष्म व्यंजन में ही आते हैं। ये नुक्ता वाले वैसे नहीं आएंगे, वैसे तो पा फा कैसे आते हैं, देखो ये पा फा वर्ग में कौन से, ओष्ठ, ओष्ठ से बोली जाती है, लेकिन ये जब ये नुक्ता लग जाता है तो इनका उच्चारण थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, अब आते हैं पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन की हम बात करते हैं। पार्श्विक व्यंजन में आता है ला, ये ला आता है पार्श्विक व्यंजन में, क्या आता है ला। ला से क्या होता है, जीभ जो हमारी है, जीभ के बगल से हवा निकल जाती है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन में ला आता है। ला में क्या होता है कि जब हम ला बोलते हैं ल, तो जीभ की साइड से हवा निकल जाती है, बगल से हवा निकल जाती है, इसलिए ये इसे पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब ये आता है लुंठित व प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, लुंठित व प्रकंपित व्यंजन, इसमें आता है रा। मतलब जब हम रा बोलते हैं, र, तो जीभ हमारी मसूड़े को स्पर्श करती है, जो आगे का भाग है जीभ का वो मसूड़े को स्पर्श करता है, और मसूड़े को जब स्पर्श करता है तो वहां पे थोड़ी कंपन होती है, 2-3 बार वो जीभ हमारी ऐसी कपकपाती है वहां पर बोलने में, और या ये कह लो वहां लुढ़क जाती है। ठीक है, इसे इसलिए इस रा को हम लुंठित व प्रकंपित व्यंजन। अब बात करते हैं हम नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन के बारे में बात करते हैं। नासिक मतलब नाक से निकलने वाले व्यंजन। ठीक है, अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारे जो उच्चारण जो निकलता है वो किससे निकलता है, नाक से निकलता है, मुंह के द्वारा न निकल के नाक से निकलता है। मुंह में हवा रुक जाती है और नाक से हवा निकलती है, तो वो व्यंजन नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य य ड़ा न म, जब हम बोलते हैं तो ये नाक से सुर निकलता है, नाक के द्वारा बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें नासिक व्यंजन या इन्हें अनुनासिक अनुस्वार व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक नहीं कहेंगे, अनुस्वार व्यंजन। अनुनासिक अलग चीज होती है, अनुनासिक के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो इन्हें अनुस्वार व्यंजन कहते हैं, जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं उन्हें नासिक व्यंजन या अनुस्वार व्यंजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं अर्धस्वर की। अर्धस्वर में कौन सी आते हैं, या और बा।
अर्ध स्वर में या और वा आती हैं। तो ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। ये ना तो स्वर की तरह ही बोले जाते हैं ना ही व्यंजन की तरह बोले जाते हैं। इनका बोलने का स्थान जो है ना वो क्या है, वो है या बोला जाता है। जैसे ई बोली जाती है ना, ई की तरह ये या बोला जाता है और बा बोला जाता है ऊ की तरह। तो हमारा जीव और होठ का जो मिलके जो शब्द बोलते उच्चारण करते हैं, या और बा की ध्वनि जो निकलती है वो बिल्कुल ई और ऊ की तरह निकलती है। जैसे या बोलेंगे तो य, जैसे मुंह के जो स्पर्श हो रहा है हमारा या होठ और जीभ जो हमारी स्पर्श हो रही है, या और ई बोलने में सेम होती है, स्वर की तरह ही होती है। ई और ऊ स्वर है, ठीक है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। तो इनका उच्चारण ई और ऊ की तरह ही होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। उच्छिष्ट और द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एकदम झटके से बोल दिए जाते हैं। इन्हें बोलने में टाइम नहीं लगता है। इसको हड़ा हड़ा ऐसे एकदम झटके से बोल दिया, हड़ा हड़ा, ये पढ़ने वाला हड़ा और ये सड़क वाला हड़ा, तो इसको एकदम झटके से बोल देते हैं, इसीलिए इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। चलो ठीक है बालकों, अब हम बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु किस पे लगाई जाती है? छोटा बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ पे चंद्र बिंदु लगाई जाती है। और इसके बाद जो मात्राएं आती हैं उन पे वो अनुनासिक जो होती है चंद्र बिंदु, वह अनुस्वार के रूप में लगाई जाती है, अंकी बिंदी के रूप में। अनुस्वार मतलब अंकी बिंदी, ऐसे अंकी बिंदी के रूप में लगाई जाती है, अनुस्वार के रूप में। ठीक है, अब जैसे छोटे ऊ पे हमने लगा दी, जैसे पूछ, ठीक है, पूछ बड़े ऊपर लगा दी मात्रा, पूछ, या ऊंट, ठीक है, ऊंट। और आप जगह लगा दी हमने, जैसे आंख, आंख, ठीक है, आंख, पांच, पांच, ठीक है, ये हमने ऐसे लगाई है। अगर हम लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं, जैसे हमने लगाई नहीं, 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 तो यहाँ हम चंद्र बिंदु न लगा के हम क्या लगाएंगे? यहाँ अनुस्वार, खाली अनुस्वार लगाएंगे, नहीं, ठीक है, अनुस्वार लगाएंगे, अनुनासिक न लगा के अनुस्वार लगा देंगे। अब जैसे मैं, जैसे अब कोई भी मात्रा है मैं पे हम चंद्र बिंदु सही उच्चार सही शब्द देखा जाए तो ऐसे ही लगेगी, लेकिन ऐसे न लगा के हम सिर्फ इसमें अंकी बिंदी लगा देंगे पीछे, ठीक है, अनुनासिक लगा देंगे। अब इसके बाद आती है, जैसे कोई भी आती है, जैसे चिड़िया, चिड़िया, शुद्ध रूप में तो हम ऐसे ही लिखेंगे चिड़िया, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चिड़ियों, चिड़ियों, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं मुंह, ठीक है, उंगली, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उंगली, ठीक है, तो ये ऐसे लगाई जाती है। और बाकी की मात्रा जो आती है, ए की हो, ओ की हो, तो उस पर हम सिर्फ क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु न लगा के अंकी बिंदी लगा देंगे, चंद्र बिंदु की जगह अंकी बिंदी लगा देंगे हिंदी व्याकरण में। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वर का स्वरूप। स्वर के कितने स्वरूप है? स्वर के 3 स्वरूप है, ह्रस्व स्वरूप, दीर्घ स्वरूप और प्लस स्वरूप। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हुए बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ये कितने होते हैं स्वर? स्वर 11 होते हैं, ठीक है, ये सब मिला के स्वर ही है, आ ई उ री, आ ई उ ए ओ ये सब मिलके 11 बनते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलके क्या बनते हैं? 11 बनते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और ये दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ये सब मिल जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, जो एक झटके में हम बोल देते हैं, अ ई उ री, वो झटके में बोल दिया, जिनको बोलने में बहुत कम थोड़ा समय लगा, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं जिन शब्दों को बोलने में ह्रस्व से दूना डबल टाइम लगे, दूना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आते हैं प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर जैसे ओम, ठीक है। अब इसमें इसका ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लग रहा है इसमें, ठीक है, 3 गुना समय लग रहा है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहेंगे। इसमें ओम, और इसमें जो ये है, ये निशान एस वाला निशान है, इसको अवग्रह कहते हैं, ठीक है, या खंडाकार आ कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछने को आ जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्न में आ जाता है इस एस जैसे निशान को क्या बोलते हैं, तो इसका नाम है अवग्रह या खंडाकार आ, ठीक है। इसे संस्कृत और हिंदी व्याकरण में अवग्रह नाम से जानते हैं और खंडाकार आ भी कहते हैं। बच्चों अब बात करते हैं हम अल्प प्राण की। अल्प प्राण मतलब कम हवा, मुंह से जो हवा निकलती है वो कम निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन अक्षरों को बोलने में हवा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसमें हर वर्ग के कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, हर वर्ग का पहला पहला अक्षर कौन सा है, ये का, चा, टा, ता, पा, पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा तीसरा ये हो गया गा, जा, डा, दा, बा, ठीक है। और पांचवा कौन सा हो गया, या, 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 णा, ना और मा, ठीक है। अल्प प्राण इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, हवा जो निकलती है उनसे बहुत कम निकलती है, बड़े आराम से बोल देते हैं इनको हम, जैसे का, गा, या, चा, जा, या, टा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, बहुत कम हवा निकल रही है मुंह से, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है अल्प प्राण में, ठीक है। महाप्राण क्या होता है, जिसको जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है, मुंह से ज्यादा हवा निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें कौन सा अक्षर आता है, इसमें आता है दूसरा, दूसरा अक्षर कौन सा है, खा, छा, ठा, हा, फा, दूसरा, चौथा, चौथा कौन सा है इसमें, घा, झा, ढा, हा, भा, चौथा। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, स, स, स और हा। इसमें उस व्यंजन में मतलब जो हवा निकलती है, रगड़ के निकलती है, उसे गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और जब इन्हें महाप्राण, महाप्राण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन वर्णों को बोलने में हवा जो है ज्यादा निकलती है, इसीलिए इसे महाप्राण कहते हैं। ये हर वर्ण का दूसरा चौथा होता है और इसमें उस व्यंजन भी होते हैं। इसका दूसरा चौथा कौन सा है, खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, हा, भा और सा, श, स, ह, ठीक है। आगे समझ में, महाप्राण। सघोष, सघोष क्या होता है, सघोष जिन शब्दों को बोलने में गले में कंपन हो, गले की तंत्रिका में कंपन हो, उसे सघोष या अघोष कहते हैं, ठीक है, सघोष कहते हैं। जिन्हें शब्दों को बोलने में कंपन हो, गले में कंपन हो या ना हो, उन्हें सघोष अघोष कहते हैं। असघोष अघोष की पहचान कैसे करेंगे हम, जिन्हें स्वरों को और व्यंजनों को बोलने में गले में कंपन होती है उसे सघोष कहते हैं, और जिनको बोलने में ज्यादा कंपन नहीं होती, मतलब थोड़ी हल्की मात्रा में ही कंपन होती है, उसे अघोष कहते हैं। ये क्या है, ये सभी स्वर, सघोष में कौन सा होता है, आते हैं शब्द, सघोष में आते हैं सभी स्वर। सभी स्वर कितने, 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं हमारे, 11, 11 स्वर हैं। ये किसमें आते हैं, सघोष में 11 स्वर आते हैं। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कौन से आते हैं, व्यंजन का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आता है। इसमें तीसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जैसे हम ले रहे हैं गा, घा, या, गा, घा, या, हर वर्ग का, हर वर्ग का, अब ये ना कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, हर वर्ग का हमने ले लिया तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 11 स्वर, और 11 स्वर और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। अब इनको हम जो बोलते हैं तो बोलने में कंपन, गले में, गले की जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका होती है, उसमें कंपन होता है, गले की तंत्रिका में कंपन होता है। तो ये 11 स्वर और गा, घा, या,
ठीक है। जा झा ये हर वर्ग का मतलब हर वर्ग का कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। ठीक है। अब इसका तीसरा कौन सा है? जा झा या, इसका डा ढा डा, इसका दा धा ना, इसका बा भा मा। ठीक है। ये सभी स्वर, सभी 11 स्वर, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इनमें ये स्वघोष हैं। ये स्वघोष क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे गले में कंपन हो रहा है। ठीक है। अघोष इनको बोलने में ज्यादा कंपन होता है, हल्का, बहुत मामूली मात्रा में कंपन होता है, इसीलिए इन्हें अघोष कहते हैं। इन वर्णों को बोलने में कंपन कम होता है। ठीक है। ये हर वर्ग का, जैसे ये है ना कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सब तवर्ग, पवर्ग, ये हमने जो बोले हैं, इसका पहला, दूसरा और श, श और स, ये तीनों सा और पहला दूसरा अक्षर, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, मतलब बोल रहे हैं हम, ये कंपन हो रहा है लेकिन हल्का, बहुत मामूली मात्रा में कंपन हो रहा है, इसीलिए इन्हें अघोष कहते हैं। और ये श, श, स, ये भी बड़े आराम से बोल जाते हैं बिना कंपन के, इसलिए ये अघोष इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है। ये सघोष, सघोष व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में गले में कंपन हो, उन्हें सघोष कहते हैं। और जिन्हें बोलने में गले में अल्प मात्रा में कंपन हो, मामूली सा कंपन हो, उसे अघोष कहते हैं। और जिन्हें बोलने में गले में कंपन हो, उसे सघोष कहते हैं। इसमें सभी स्वर और इसका तीसरा, पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, पांचवा, चौथा और पांचवा वर्ण आए तो समझ लो ये सघोष स्वर है। और अघोष कौन से हैं? अघोष जिसमें हर वर्ण का पहला, दूसरा और श, श, श तीनों सा आए, वह अघोष वर्ग है। ठीक है। समझ में आ गया? अघोष है, अघोष स्वर है। बच्चों अब बात करते हैं मात्रा, विचार और रा का नियम। ठीक है। अब मात्रा के बारे में बात करते हैं। व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर मतलब मात्रा। व्यंजन के साथ जो मात्रा जुड़ती है तो उसका रूप बदल जाता है। ठीक है। अब देखो छोटे आ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। छोटे आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, वह प्रत्येक व्यंजन में पहले से ही छुपा होता है। ठीक है। कोई भी हम व्यंजन ले लेते हैं, अगर उस पर मात्रा लग जाती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। अब जैसे का व्यंजन है, ठीक है, अब इस पर हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, हमने कर दिया की, छोटे ई की मात्रा लगा दी तो इसका स्वरूप बदल गया। अब ये का ना रहती की हो गया। ठीक है। मात्रा लग जाती है, किसी व्यंजन पर मात्रा लग जाती है तो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। और छोटे आ की, इस आ की कोई मात्रा नहीं होती। आपको पता है ये बड़े आ की क्या मात्रा होती है? बड़े आ की मात्रा क्या होती है? ये। छोटी ई की मात्रा क्या होती है? छोटी ई की मात्रा क्या होती है? ऐसे एक डंडा, और ये आप जानते ही हो, इतना तो आप जानते हैं छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा क्या होती है। लेकिन इस आ की, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये हर वर्ण में छिपा होता है, हर व्यंजन में छिपा होता है। जैसे का ले लिया, का में ये छिपा हुआ है। अब इसमें से हमने आ निकाल दिया तो ये का आधा रह गया। ठीक है। अब इसमें आ हम मिला देंगे तब ये का पूरा बनेगा। तो ये स्वतः इसमें छिपा हुआ है, ये का में ये आ छिपा हुआ है। अगर इसको हम निकाल देते हैं तो ये आधा रह जाता है। ठीक है। आधा बन जाता है। समझ में आ गई? अब रा की मात्रा की हम बात करते हैं। रा, रा पे नियम अलग लागू होता है। जैसे रा पे हम छोटे ऊ की और बड़े ऊ की जो मात्रा लगाते हैं, रा पे वैसे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो रे ऐसे लगा देंगे, छोटी ए की लगाएंगे तो रे। ठीक है। बड़ी ए की लगाएंगे तो रे, ओ की लगाएंगे तो रो, बड़े ओ की लगाएंगे तो रो, बड़े ओ की लगाएंगे तो रो, ऐसे लगा देंगे हम मात्रा। ठीक है। बड़ी की लगाएंगे तो री। लेकिन जब बात आती है छोटे ऊ और बड़े ऊ की रा पे मात्रा लगाने की, तो रा पे जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो रा के नीचे नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाएंगे हम छोटे ऊ की मात्रा रू, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये रू। ये इस पे हम ऐसे छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे। रा पे जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो वो बीच में से लगेगी, यू इसके पेट में से लगेगी। सिर्फ एक पूंछ निकाल लेंगे, घुंडी, बिना घुंडी का एक पूंछ निकालेंगे। और जब इस पे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये तो हमने किसकी मात्रा लगाई इस पे? छोटे ऊ की।
ये छोटे ऊ की मात्रा हमने इस पे लगाई, किसकी मात्रा लगाई, इसकी मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा हमने ये रा पे लगाई है, ठीक है। अब बड़े ऊ की हम इस पे मात्रा लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा रा पे जब हम लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, रा का नियम सबसे अलग है, और शब्दों पे जैसे दा पे लगाते हैं तो दू, छोटे ऊ की है, और देखो दा पे बड़े ऊ की लगाएंगे तो दू, का पे लगाएंगे तो कू, तो बड़े ऊ की लगाएंगे, छोटे ऊ की लगाएंगे तो कू, ठीक है। ऐसे नीचे लगती है मात्राएं, लेकिन रा पे नियम अलग है, रा के पेट में ऐसे मात्रा, बीच में से मात्रा लगती है। अब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रू, ऐसे घुंडी लगा के पूछ निकाल देंगे, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे। रा पे मात्रा अलग तरह से लगती है, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की, बाकी तो ऐसे ही लगती है जैसे और शब्दों में लगती है, ठीक है। अब जैसे जैसे रो और दिया, ठीक है, तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, शब्द बना के दिखा दिया। बड़े ऊ की हमने बनाई तो हम जैसे रू, रू, ठीक है, शब्द ऐसे ऐसे समझ में आ गई। रा की मात्रा का नियम अलग है, ठीक है, और बाकी मात्राएं हम जैसे चाहें, जैसे सब और वर्णों पे लगती है वैसे ही हम इस पे भी लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। बस ये रा पे ऊ की मात्रा का ही नियम सबसे अलग है, ठीक है बच्चों। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, बाय।